हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, वह भी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। तो जी हम लोग इस चैप्टर का इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो ला चुके हैं और यह जो है ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। तो जो भी पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे वो कृपया जाकर देख ले। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक नाम होगा अर्थव्यवस्था में इसके विकास, उसी में पहले से जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो वो पढ़ा मिलेगा। आप उन तीनों वीडियो को देखें और उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सीखने को मिलेगा, जैसे कि अर्थव्यवस्था क्या है, आय क्या है, उसके बाद नीति आयोग, योजना आयोग क्या है, एटीएम कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग उन तीनों वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब बोलेंगे सर कि इतना छोटा छोटा वीडियो क्यों लाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम आपको लॉन्ग वीडियो देंगे तो आप देखते देखते बोरिंग हो जाएंगे, लेकिन अगर छोटा छोटा वीडियो तो कभी भी आप देख सकते हैं। कभी भी अगर 15 मिनट भी टाइम मिला तो आप देख लेंगे और उन वीडियो को मतलब कि उस वीडियो से जितने भी पॉइंट है आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग देते हैं तो आपको एकदम बढ़िया सा बड़ा सा टाइम निकाल कर देखना पड़ेगा। तो इस कारण से जैसे कि छोटा वीडियो रहेगा तो एक वीडियो आज एक वीडियो कल, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो में सीखने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, और जो अगला पॉइंट है बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वह इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय कहने का मतलब कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में, कितना वर्ष में? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब कि कोई देश है और एक वर्ष में बात किया जा रहा है, महीना नहीं, एक वर्ष में बात किया जा रहा है कि एक वर्ष में कोई भी देश जितना वस्तु उत्पादित करता है और जितना सेवा क्षेत्र से यानी कि मौद्रिक मूल्य आता है उन सभी के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि कोई देश है और उस देश में एक वर्ष में जितना भी उत्पादित वस्तुओं से मौद्रिक मूल्य आएगा, जितना सेवाओं क्षेत्र से मौद्रिक मूल्य आएगा, उन सभी के योग को ही हम लोग कितना क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या है तो आप क्या बोलेंगे? कि सर किसी देश में एक वर्ष में उसमें उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर है? अब सीखेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब, कहने का मतलब, जैसे कोई देश है, या तो देश छोड़िए, हम गांव लेते हैं या तो कोई घर लेते हैं। मान लिया जाए एक घर में, इसको घर मानिए या देश मानिए, आप पर निर्भर करता है। मान लिया जाए ये एक घर है, इस घर में रहने वाले लोगों की संख्या 5 है। कितना है? 5 है। अब बोलेंगे सर ये 5 है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये टोटल घर में जो इनकम है ये मान लिया जाए कितना है? 50,000 है। ये टोटल इनकम की बात की है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 5,000 कमाता है, ये 10,000 कमाता है, ये 5,000 20,000 कमाता है, 15,000, 10,000, इस तरह से कुछ बताया नहीं गया। ये प्रति व्यक्ति आय जो होता है औसतन आय रहता है। कितना औसतन आय रहता है? मतलब इसमें मेरा भी आय जुड़ा है, अगर आप कमाते तो आपका भी आय जुड़ा है, मतलब इस तरह से जुड़ा होता है। तो ये देखिए, ये 5 व्यक्ति है और इस घर में टोटल इनकम 50,000 है। अब इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है कैसे निकलेगा? तो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, लेकिन बीच वाला मान निकल जाएगा कि यानी कि इसमें लगभग इतना इतना रुपया सब कमाएगा, यानी कि इतना इतना रुपया इस सबका इनकम है। तो मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं पता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि जो देश में, मतलब कि कुल, ऐसे लिखेंगे राष्ट्रीय आय। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय आय बटा मतलब कि देश की जनसंख्या। मतलब राष्ट्रीय आय कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? तो जो भी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय कैसे होता है? तो मतलब पूरे देश के लिए होता है और देश में प्रत्येक व्यक्ति पर बटा हो सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। जितना राष्ट्रीय आय है उसमें हम पूरा जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। वैसे ही अगर कोई घर का अगर निकालें, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे थे,
कि इसमें 5 व्यक्ति रह रहे हैं जिसमें टोटल इनकम 50,000 है, तो इस घर में रहने वाले लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये कैसे निकाले? तो निकाले सर कि जितना भी टोटल इनकम था उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे दिए, निकल गया। तो वैसे ही प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर भी है, बोला राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय कैसे कहलाएगा? तो जितना भी राष्ट्रीय आय है 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, जो भी, उसमें कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देते हैं और प्राप्त जो भागफल होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यहाँ पर भी देखिए टोटल इनकम मान लिया जाइए राष्ट्रीय आय 50,000 है और इस देश में 5 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या मतलब कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दिए तो ये प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्राप्त जो भागफल मिला है वो प्रति व्यक्ति आय हो गया। तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय में भी आपको कोई मतलब कि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय में कुल देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। हम लोग देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है? यह मतलब कि एक सूचकांक यानी कि संकेत है कि मानव का विकास हुआ या नहीं हुआ। तो वो मानव का विकास किस पर निर्भर होता है उसके बारे में जानना होता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक मान लीजिए एक संकेत है। ये क्या है? संकेत है कि मानव का विकास हुआ कि नहीं, और वह विकास जो होता है किन चीज़ों पे निर्भर करता है कि कोई भी देश में मानव का विकास हुआ या नहीं, तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखिए लिखा है किसी देश के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश के विकास की जानकारी देना ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मतलब कि कोई देश का विकास हुआ या नहीं हुआ तो उसमें क्या पता है, मतलब कि कैसे पता लगे? तो उस देश में रहने वाला जो लोग हैं, उस देश में रहने वाले लोग जो है उसमें देखा जाता है कि शिक्षा की दर क्या है, स्वास्थ्य की दर क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर ठीक रूप से पाया जा रहा है तो समझ जाए कि उसमें मतलब कि देश के विकास हो रहा है, और देश के विकास की जानकारी देना ही एक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो मानव विकास सूचकांक से। जो मानव विकास सूचकांक एक संकेत है यानी कि जानकारी है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो उस देश में रहने वाले लोगों का शिक्षा के बारे में पता लगाया जाता है कि यहाँ का जो शिक्षा का दर क्या है, शिक्षा का माहौल क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ध्यान दी जा रही है, मतलब कि अच्छे हॉस्पिटल है या नहीं। इन सभी चीज़ों को हम लोग मानव विकास सूचकांक के आधार पर पता लगाते हैं। और प्रति व्यक्ति आय क्या है? मतलब कि वहाँ उद्योग कैसे, अगर उद्योग बढ़िया है, काम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है तो प्रति व्यक्ति आय भी ठीक ठाक रहेगा। अगर इन तीनों चीज़ अगर ठीक से पाया जा रहा है तो समझ जाएंगे कि उस देश के लोग सभी विकसित हैं, विकास कर रहे हैं, वहाँ का आर्थिक जो भी स्थिति वो बेहतर है। तो ये किससे पता लगता है, किस सूचकांक से पता लगता है? तो मानव विकास सूचकांक से पता लगता है। यह एक प्रकार की जानकारी है। अब देखिए ये मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि ये मानव विकास रिपोर्ट है क्या, या इसके ही जैसा है, यानी कि सबसे पहले क्या क्या मतलब कि किस किस देश का मतलब कि विकास हुआ है नहीं हुआ, इन सभी का मतलब कि एक रिपोर्ट निकाला गया था। ये तो बताया गया कि विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें पता लगाया गया कि एक रिपोर्ट जारी किया गया कि कौन कौन से राज्य विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको मानव विकास रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, मानव विकास रिपोर्ट के नाम से। ये मानव विकास रिपोर्ट क्या है कि भारत में पहली बार 2002 में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था तो 2002 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। और इसके अंतर्गत यह आता क्या है कि और उसके माध्यम से सभी राज्यों की विकास की जानकारी दिया गया था। मतलब कि जैसे मानव विकास सूचकांक पढ़े थे, तो मानव विकास सूचकांक में हम लोग क्या जाने कि इसमें मतलब कि हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी देश में जो रह रहे लोग हैं उसका शिक्षा का क्या है, उसका स्वास्थ्य क्या है, उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसके आधार पे हम लोग मानव विकास के बारे में जानकारी देते थे। और इस संकेत को ही हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते थे। दूसरा था मानव विकास रिपोर्ट में हम लोग क्या जाने कि कोई भी भारत मतलब कि कोई भी जैसे देश है उस देश में मतलब कि हम लोग को पता लगाते हैं कि उस देश में कैसे विकास हुआ कि नहीं, इसके हिसाब से हम लोग जानकारी देते हैं। ये एक प्रकार का रिपोर्ट है। वही रिपोर्ट जो है सबसे पहले भारत में 2002 में दिया गया था और उसके माध्यम से सभी राज्यों के विकास की जानकारी दिया गया था कि कौन राज्य जो है कितना विकास किया है, कौन राज्य जो है कितना कम विकास किया है। इसी मानव विकास रिपोर्ट के तहत ही यानी कि 5 राज्यों जैसे बिहार, यूपी, एमपी, असम, राजस्थान आदि को बीमारू राज्य घोषित किया गया था।
मतलब कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि किस रिपोर्ट के जरिए 5 राज्यों को आने की असम, बिहार, मतलब कि राजस्थान, यूपी, एमपी, इन सभी 5 राज्यों को बीमारू राज्य घोषित किन रिपोर्ट के जरिए किया गया था? तो मानव विकास रिपोर्ट। यानी कि इसमें पता लगा होगा कि इन सभी राज्यों को विकास नहीं किया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इस कारण से इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो बीमारू राज्य के नाम से। किन 5 राज्यों को? तो यानी कि बिहार, यूपी, एमपी, असम, राजस्थान, इन 5 राज्यों को हम लोग बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार का पिछड़ापन होने का कारण क्या है। तो ऐसे तो बिहार का पिछड़ापन होने का बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें जो भी मेन पॉइंट है जो प्रभावित कर रहा है, उन पॉइंटों को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। मतलब बिहार में जो है दिन प्रतिदिन तो जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन उद्योग वहाँ बहुत ही कम है। बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है। क्यों राज्य है? क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा। जबकि यूपी में देखिए, यूपी मतलब धीरे धीरे सुधार कर रहा है, बीमारू राज्य से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि योगी सरकार ने यह बोले थे कि अगर आपको 2 से अधिक मतलब कि कोई भी संतान है, कोई भी यानी कि बच्चे हैं, तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। अब से, पहले तो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब से बोला जा रहा है। लेकिन अब पता नहीं यह जो योजना है कितना सक्सेसफुल होता है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से यानी कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बोला जा रहा है कि बिहार में जो है जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो उद्योग है वो जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम है। अब बोलेंगे कि सर कि यहाँ तो तेजी से जनसंख्या बढ़ा, उससे मतलब क्या है? अरे तेजी से जनसंख्या जब बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने से खाली हुआ कि उसको खिलाना पिलाना, शिक्षा देना, यानी कि सब कुछ करना वो महत्व रखता है। और जब तक ये सभी चीजें अगर यहाँ उपलब्ध नहीं होगी तो क्या यानी कि मतलब कि इसमें सुधार होगा? नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से जो मतलब कि बिहार का पिछड़ापन होने का कारण या के सबसे पहला मतलब कि मेन कारण क्या है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, जैसे मान लीजिए एक सपोज दैट एक घर में मतलब कि 2 ही, एक बेटा और एक बेटी है, और एक घर में जो है मतलब कि 10-11 को बाल बच्चा है, मान लिया जाए ना, जो भी। अब बताइए कि यहाँ पर इनकम 50,000 है, यहाँ पर इनकम कितना है? 50,000, और यहाँ पर भी कितना है? 50,000 है। अब बताइए कि ये सबसे ज्यादा मतलब कि अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ा पाएगा कि ये पढ़ा पाएगा? तो पढ़ा कौन पाएगा बढ़िया से? तो जिसका 2 बाल बच्चा। अगर जितना कम जनसंख्या रहेगा उसको अच्छा से आराम से पढ़ाया जा सकता है, और जितना ज्यादा रहेगा उसको बहुत ही मतलब मुश्किल से शिक्षा उच्छा सब कुछ उपलब्ध किया करवाया जाएगा। क्योंकि यानी कि जरूरत से ज्यादा तो है। यानी कि अगर 1 रुपये देंगे तो 11 रुपये खर्च होगा, जबकि यहाँ पर 1 रुपये देंगे तो 2 रुपया खर्च होगा, जबकि यहाँ पर बचत कितना हो जाएगा? 9 रुपया। और जबकि यहाँ पर बचत अगर 11 है तो इसके तुलना में 9 रुपये ये हमेशा का हमेशा बचा रहा है। तो ये विकास करेगा या तो ये विकास करेगा? तो विकास ये करेगा। तो कारण है अगर जनसंख्या पर अगर हम नियंत्रण करते हैं तो कहीं भी यानी कि सेटल होने का क्षमता, यानी कि कोई भी उद्योग में अगर एक घर में 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति कहीं भी सेटल हो जाएंगे, लेकिन 10 का 10 एक ही कंपनी में सेटल होना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये सबसे पहला कारण था क्या कि जनसंख्या, जब बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का अभाव आने का मतलब आधारित संरचना सबसे पहले क्या है? तो जिससे देश का विकास होता है वो आधारित संरचना कहलाता है। बोले कि सर कि देश का विकास किससे होता है? तो देश का विकास स्कूल से होता है, कॉलेज से होता है, अस्पताल से होता है, संचार से होता है, परिवहन से होता है। अगर इन सभी चीजों को अगर आप देश से हटा देंगे तो वह देश कभी भी विकास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब बोलोगे सर इससे क्या मतलब? शिक्षा जो नहीं पढ़ रहा है, जो स्कूल नहीं गया, वो भी तो काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, लेकिन शिक्षित जब तक रहेगा नहीं, वो काम कहाँ कर रहा है? शिक्षित के यहाँ कर रहा है या तो फिर अपने जैसे लोगों के यहाँ कर रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और शिक्षित होना यानी कि आधारित संरचना क्या है कि यानी कि स्कूल कॉलेज यानी कि जिससे देश का विकास होता है वह आधारित संरचना है। तो वही कह रहा है कि बिहार में आधारित संरचना जो है उस पर विकास नहीं हुआ है, इसके कारण से बिहार एक पिछड़ा राज्य है। देखिए लिखा है बिहार राज्य में स्कूल कॉलेज अस्पताल परिवहन संचार का विकास न होने के कारण बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यानी कि जब तक स्कूल का विकास नहीं होगा, कॉलेज का विकास नहीं होगा, संचार का विकास नहीं होगा, परिवहन का विकास नहीं होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। तीसरा कारण क्या है कि यहाँ का जो लोग हैं, बिहार के लगभग लोग जो भी है वह सभी लोग हैं कृषि पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? कृषि पर निर्भर होते हैं। मतलब कि बिहार में जितनी जनसंख्या वहाँ
जनसंख्या के आधे से ज़्यादा लोग जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। जैसे लिखा है बिहार के अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है और कृषि मानसून पर निर्भर रहती है, जिसके कारण कभी मानसून से सफलता तो कभी असफलता मिलती है। अब बताइए कि बिहार के जितने भी लोग हैं उससे मतलब कि बिहार में जितनी जनसंख्या आधे से अधिक लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं, जबकि कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है और मानसून कभी आता है तो कभी नहीं भी आता है। इसके कारण कभी सफलता तो कभी असफलता होता है। तो बताइए किस में से क्या विकास होगा? जब खुद पर निर्भर नहीं है तो उसमें विकास क्या होगा? अगर यहाँ का लगभग 10% अगर कृषि पर निर्भर होता और 90% मतलब कि उद्योगों जो भी अपना बिजनेस या तो जॉब करता, तो जाहिर सी बात है कि बिहार का पिछड़ापन होने का कारण मतलब कि सब कुछ मिट जाता। अगर हम इन सभी पॉइंटों को अगर दूर कर दें तो शायद हो सकता है कि बिहार पिछड़ा नहीं रह पाए। अब देखिए अगला क्या है कि यहाँ पर जो है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति होता है। अब मानसून नहीं आया, यहाँ होता क्या बिहार में कि अगर वर्षा हुआ तो इतना अधिक होगा कि दहा कर ले चला जाएगा, और अगर वर्षा नहीं होगा तो सूखा कर चला जाएगा। दो ही कारण, यानी कि बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों से ग्रसित है। कभी बाढ़ आ जाता है, अगर मतलब कि वर्षा हुआ तो पूरा बाढ़ का बाढ़ रह जाएगा, अगर वर्षा नहीं हुआ तो पूरा सुखाड़ का सुखाड़ रह जाएगा। मतलब कि कहीं का भी नहीं छोड़ा जाता है। इससे बहुत सारा नुकसान होता है। नुकसान होने के कारण ये सबसे कहाँ पर प्रभावित पड़ता है? तो बिहार के पिछड़ेपन होने का कारण पर प्रभावित पड़ता है। अगला पॉइंट है कि औद्योगिक पिछड़ापन यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ किसी प्रकार का उद्योग व्यवसाय ना रहने के कारण बेरोजगारी की समस्या अधिक है। मतलब कि औद्योगिक कारण क्या है बिहार का पिछड़ापन होने का कारण कि यहाँ ना तो कोई कंपनी है, ना तो कोई बिजनेस करने वाला, ना कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ना के बराबर है। जनसंख्या के तुलना में उद्योग कम है, बिजनेस व्यवसाय कोई करने का मतलब कि कोई मतलब कि सपोर्ट नहीं। इन सभी चीज नहीं होने के कारण ही मतलब क्या होता है बिहार का पिछड़ेपन होने का कारण बन जाता है। और यही लिखा है कि उपयुक्त कारण से कहा जा सकता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यानी कि इन जो 5 पॉइंट को हम लोग देखें, सबसे पहले तेजी से बढ़ती जनसंख्या, दूसरा आधारित संरचना का अभाव, तीसरा कृषि पर निर्भरता, चौथा बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति और पांचवा औद्योगिक पिछड़ापन। इन 5 पॉइंटों से पता चलता है कि बिहार जो सचमुच में एक पिछड़ा राज्य है और यह 5 घटनाओं सच में हम लोग को सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो जो है इसमें हम लोग ये जो 5 पॉइंट जो भी आप क्लियर कर चुके हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग इससे अगले वीडियो में जानेंगे कि बिहार का पिछड़ापन को दूर कैसे करेंगे, और उसके बाद आर्थिक नियोजन, ये इन सभी चीज़ों को हम लोग खत्म करेंगे। और ये जो इससे अगला वीडियो जो होगा पार्ट 5 वीडियो, वह इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो होगा। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। अगर इस वीडियो को देख लिए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अब अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।